एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की। जो साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं करते रहें। 11 तक करते हैं अभी, जो एडिशनल एक्सरसाइज के पहले तक के हैं। अगर ये हो जाते हैं आज की क्लास में तो आगे के भी हम कर लेंगे, पहले इतने कर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1। साथ साथ फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 1, two charges this and this are located 16 centimeter apart। दो चार्जेस हैं, एक है 5 into 10 raised per minus 8 कूलम, एक minus 3 into 10 raised per minus 8 कूलम, और इन दोनों को हमने रख दिया है कुछ दूरी पे। These two charges are located 16 centimeter apart। तो ये रहा पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज रहा 5 into 10 की पावर minus 8 कूलम और minus 3 into 10 की पावर minus 8 कूलम। कितने डिस्टेंस पे रख दिए दोनों? 16 सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर पे, ठीक है। At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा? तो एक चार्ज Q से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू Q by R। Q by R, वेरी गुड। 1/4 pi epsilon naught which is K Q by R and it is a vector quantity, it is a scalar quantity। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती पोटेंशियल के क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? कह रहा है कहीं पर पोटेंशियल 0 है। कहां पर होगा? एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा क्योंकि क्यू पॉजिटिव लगाएंगे फिर हम, और जो नेगेटिव है उसके लिए उसके अराउंड पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, जो चार्ज नेगेटिव है। जहां इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा वहां ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में पूछा हो कि कहां पोटेंशियल 0 है और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस नेगेटिव हों, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पोटेंशियल 0। पोटेंशियल 0 तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। सर दो जगह होगा यहाँ पे 0। यस, दो जगह होगा। कैसे? अब देखो, दोनों पोटेंशियल क्या है दोनों के लिए? K Q by R। तो ऑब्वियस है जो छोटा चार्ज होगा, कम वैल्यू का चार्ज होगा, वो पॉइंट उसके पास लाई करना चाहिए। अब जैसे ये 5 है, ये 3 है, मैग्नीट्यूड साइन छोड़ो मैग्नीट्यूड, ये 5 है, ये 3 है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब है इसके पास एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा? जैसे जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये है ना, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल बराबर हो सकता है। यस सर। है ना, छोटे वाले पॉइंट के, छोटे वाले चार्ज के पास बड़े वाले से दूर। ऑब्वियसली ये पॉइंट जहां दोनों का पोटेंशियल बराबर है, ये पॉइंट इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि भाई वो तो 5 है, एक तो वो बड़ा, ऊपर से पॉइंट भी उसके पास, तो वहां पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर कभी नहीं आएगा। तो तुमको मिलेगा पोटेंशियल बराबर ऐसे पॉइंट पे जो इसके पास हो और उससे दूर हो। बट ऐसे तो दो पॉइंट्स हैं, इधर जो है यहां पर भी तो ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P, और इसको नाम दे दो Q। पॉइंट P भी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। पॉइंट P भी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि वो इसके दूर है उससे पास है, सॉरी इससे पास है उसके दूर है। तो पोटेंशियल 0 यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। केस 1 अगर मैं लूं,
केस 1 अगर मैं लूं फॉर क्यू, केस 1 फॉर क्यू, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, दूसरा 16 माइनस एक्स होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल सम करके 0 कर दो। यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के तो कॉमन आना है, तो मैं के की वैल्यू नहीं डाल रहा, के क्यू बाय आर, आर मतलब इसका डिस्टेंस पॉइंट से वो है 16 माइनस एक्स, प्लस इसका यहाँ पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स, एंड दिस टोटल सम शुड बी 0, दिस टोटल सम शुड बी 0, तो जो जो कॉमन है उसे उड़ा दो, एक्स 10 आ जाएगा। फिर इसमें एक्सटेंड आ जाए। एक्स आ गया 10, इसको सॉल्व तुम कर सकते हो इजीली, तो कर लें। हाँ, सो इसको 10 सॉल्व आ करके Yes, एक्स आ sir, गया sir. 10। एक आंसर तो ये कि यहाँ से 10 और वहां से 10 कैसे आ सकता है यार, ये छोटा आना चाहिए। 10 ही आ रहा है सॉल्व करके। अगर 10 की पावर -8 बाहर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन, मैं ही करता हूँ भैया। अरे एक सेकंड सर, ठीक है गलती मिल गई गलती, वो मैंने -3 के नीचे ले लिया। यहाँ पे एक सेकंड। बचेगा 5 अपॉन 16 माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा 3 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 करो, बाय 5 आएगा। 5x 48 बाय 5 सर ये 40 सेंटीमीटर 48 माइनस 3x, 5x इक्वल टू 48 माइनस 3x, तो 48 बाय 5 आएगा ना। 8x इक्वल टू 48, 6 आ गया। x इक्वल टू 6, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इधर से 6 उधर से 10, इधर से 6 उधर से 16 माइनस 6 यानी कि 10। अब बात करते हैं केस 2 की, केस 2 की which is this point P, case 2 यानी कि फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P जो कि होगा पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल यहाँ पे, अब ये x ले लो, चलो x तो पहले ले लिया ना, इसको कुछ और नाम दे दो, चलो ये y ले लो, तो यहाँ से y हुआ, तो यहाँ से कितना हुआ, सर 16 प्लस का 16 प्लस y, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल इसकी वजह से 5 वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हुआ कितना, 5 वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा k q अपॉन 16 प्लस 16 प्लस y हाँ भाई माइनस या प्लस लिख लो -3 k -3 अपॉन y, ये तो कॉमन आ जाएगा। इसको सॉल्व करके y 24 आएगा। यस सर, और पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर, तो y आ गया 24 24 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पॉइंट्स पॉसिबल है, एक 24 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज, वन पॉइंट इज 24, यहाँ काफी लंबा हमें बनाना चाहिए था, पर हमें क्या पता 24 है, तो ये काफी लंबा बनेगा ना, ये 16 है तो काफी आगे तक, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा 24 पे और दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा 6 पे, तो 2 आंसर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, किसी को कोई समस्या है तो बताए। नेक्स्ट स्लाइड कर दो सर, क्या नेक्स्ट स्लाइड कर दो।
इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना? ये गलत तो नहीं निकाल लिया तुमने? अरे नहीं सर, नहीं ठीक है, सर, सही पक्का है। ठीक है, ये तो पक्का सही है। सर वो भी सही था, तो पॉजिटिव चार्ज से। वो मैंने डिनोमिनेटर ही चेंज कर रखा था। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तू कहाँ गया रे? सर हाँ, सर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, मतलब जहाँ पे जीरो हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्ड हम लोग यूज ही उसके लिए करते हैं, वेक्टर्स के लिए। यहाँ पे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब जहां पर दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा वहां ऐड करके जीरो आ जाएगा, यहाँ पर तो ये मीनिंग है ना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2। फोर 1 5 3 ऑर्डर बदल गया है। सर वो हेक्सागन वाला A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb. एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागोनल शेप है हमारे पास। एक रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड फिगर, बराबर बराबर लेंथ की, है ना। हेक्सागन मतलब 6 साइडेड और रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये रहा हमारा रेगुलर हेक्सागन, हर एक साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर और 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है हर एक वर्टेक्स पे, 5 माइक्रोकूलम। ये ठीक, और साइड है 10 सेंटीमीटर। सर इसमें तो सीधा 6 K³ जीरो हो जाएगा। यस, अब रेगुलर हेक्सागन है, तुम जानते हो ये एंगल कितना होगा। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, सर टोटल तो जीरो आएगा इसमें। यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये तुमको मालूम है, मैथ्स पढ़ा है तुमने कि ये तीनों बराबर होते हैं रेगुलर हेक्सागन में। टोटल कितने एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6, और टोटल 360 डिग्री है। 360/6, हर एक एंगल ये कितना हुआ, 60 डिग्री। और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये भी 60 60 हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, दिस ईच डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 चार्जेस हैं और 6 के 6 चार्जेस से हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो वो भी क्या होगा, Q/R into 6, K Q by R, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 6, ये होगा इसके सेंटर पे पोटेंशियल। तो ये होगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 270 into 10 की पावर 4, 270 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, 270 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। यस सर, यही आ रहा है। नेक्स्ट, two charges, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. 2 microcoulomb
2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, they are placed 6 centimeter apart, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये तो डाइपोल है, इसका तो पूरा डायग्राम ही बता चुका हूं मैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद करो, डाइपोल के लिए अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनाया था? डाइपोल के लिए बीच में फील्ड ज्यादा होती है, भाई ये नेगेटिव चार्ज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला टॉपिक देखना जाके, वहां डाइपोल का पूरा सरफेस बनाया था समझा के। ये है -2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब जहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हम वहां एज्यूम करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से रिपेल होगा, तो वो इधर जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, जबकि अगर पॉइंट इधर होगा तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेगा और इसकी वजह से रिपेल होगा। मतलब इस रीजन में या उस रीजन में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। तो एक तो ये करना होता हमको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल वाला टॉपिक देख लेना अगर भूल गए हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, दूसरा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होती है। ये 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है हम। तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसकी वैल्यूज मिटा देते हैं। ये है तो क्या, डाइपोल ही। तो डाइपोल के लिए हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई। तो क्या था इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, और जहां फील्ड वीक है वहां दूर दूर, और जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां पास पास। तो यहाँ पर फील्ड जो है यहाँ पर स्ट्रांग है बीच वाले रीजन में, और उधर वीक है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे और उधर दूर दूर होंगे, और इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे यहाँ पास पास और इधर दूर, इधर पास पास इधर दूर, ठीक है। ये ठीक है। और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर,
हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ पे कहीं पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कहीं भी पकड़ लो, हर जगह पर ये एंगल क्या है 90। ठीक, तो 90 कैसे आया? 90 कैसे आया कि क्यों आया? हाँ सर, मतलब क्यों आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली रिकॉर्डिंग देखना, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल चेंज ना हो, जहां हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऑब्वियसली ये ऐसा ही सरफेस हो सकता है जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। यानी अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियस है कि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी सरफेस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो सरफेस के परपेंडिकुलर हुई, क्योंकि किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता दो, ये भी नहीं आया समझ। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ सर। है ना। और अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब उस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब है उस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें वर्क कब नहीं करना पड़ता? हमें वर्क तब नहीं करना पड़ता जब कोई फोर्स नहीं होती, क्योंकि फोर्स होगी तो वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो हमें फोर्स मतलब फोर्स नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली उधर कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि फोर्स और कौन लगाता है? फोर्स तो फील्ड ही लगाती है ना। ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इस पे फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाती है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर का 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट होता है वेक्टर इनटू cos थीटा। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इधर इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, बिकॉज अगर दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड आई देन दिस इज आई cos 90 यानी 0। तो अगर मैं फील्ड के परपेंडिकुलर चलूं तो उधर फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी फोर्स नहीं लगेगी, यानी वर्क नहीं करना पड़ेगा, सर आ गया समझ। है ना। ग्रेविटी में अपन ने पढ़ा है कि अगर मैं सेम लेवल पे चलता रहूं देन इट इज ऑलवेज mgh, सो देयर इज नो वर्क डन। इसका मतलब है ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। ये जो तुम्हारा फर्श है ये इक्विपोटेंशियल है, ये जो छत है ये इक्विपोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, बिकॉज दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम हट में नहीं रह रहे, हट का तो ऐसे हो गया ना सर, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल। अगर तुम सबकी छत ऐसी है so that is an equipotential surface with respect to gravitational field। so equipotential surface चाहे वो gravitational field का हो, चाहे electric field का हो, चाहे magnetic field का हो, वो हमेशा फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और कोई चारा ही नहीं है। What is the direction of electric field at every point on the surface? Electric field is perpendicular। हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क और पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला होता है एक साथ वाला? नहीं, एक साथ तो कोई नहीं होता, निकाला जा सकता है डाल डाल के वैल्यूज, एक साथ कोई नहीं है। हाँ सर, निकाला जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, मैं पानी पीऊंगा यार।
Fourth, a spherical conductor of radius 12 centimeter has charges uniformly distributed on the surface. What is electric field inside the sphere? वो तो जीरो हो जाएगा। Inside the sphere, head up में। फील्ड तो होता ही नहीं। ओह, चैप्टर 1 का सवाल चैप्टर 2 में। अलग ही मसला। इनसाइड तो जीरो हो जाएगी, आउटसाइड वाले में 1 k/r लग जाएगा। Inside the sphere 0, हाँ, पहला पार्ट होती नहीं। 0, दूसरा पार्ट k/r। साइड, अगर इसका रेडियस है r, तो फॉर्मूला इज व्हाट? इज k/r²। जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे, है ना? जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस पे। थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख लें। सर सी वाला भी सेम है, बस वैल्यू डालने वाली। वैल्यू डाल देना। क्या मैं वैल्यू भी डालूं अब? नहीं सर, रहने दो। नहीं डाल लेंगे। At a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। k/q स्मॉल r स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, है ना? वो फॉर्मूला सेम ही है दोनों के लिए, बस यहाँ तक का डिस्टेंस डाल दिया, फिर उसमें वहां तक का डिस्टेंस डाल दिया। A parallel plate capacitor with air between the plates. ये 2k हो जाए, 2k मल्टीप्लाई का हो जाएगा इसमें। सर इसमें तो के इप्सिलॉन नॉट बाय d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? a इप्सिलॉन नॉट d। इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट a by d, यस सर। है ना? और फिर क्या कह रहा है? What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? आधा कर दिया डिस्टेंस डी बाय और स्पेस को फिल कर दिया with a substance of dielectric constant 6. ऊपर की सर बाय सर 12 सी आ जाएगा फिर तो। बिल्कुल। एक तो ये स्लैब डाल दी, इसका k है 6, और एक ये डिस्टेंस d को d/2 कर दिया। डिस्टेंस को भी d/2 कर दिया। नाउ द न्यू कैपेसिटेंस इज व्हाट? k एप्सिलॉन नॉट a by 2 और ऊपर आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 12 सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a by जाएगी। d, और एप्सिलॉन नॉट a by d मतलब 8 तो 12 टाइम्स c, और 12 into 8 96। d क्या था? 8 पिकोफैरड, वो 96 पिकोफैरड हो जाएगा। 96 पिकोफैरड। ठीक है, 96 पिकोफैरड। नेक्स्ट कर लो नोट कर लो। Done, sir. Three capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. और एक का तो 3 आ गया। इसका तो 3 हो जाएगा।
What is the potential difference across each 40 आ capacitor? जाएगा। Combination is सर connected 40 to आ जाएगा। 40 आएगा। Q by सर C 40 हो गया। V क्यू बाई सी लग गया 360 बाई 9, तीनों बराबर है 40 ना, आ गया। पोटेंशियल डिवाइड कर लेंगे सीरीज में 120 by 340 बराबर है ना? तो देख के क्वेश्चन हो रहा है ना। मैंने क्या बताया तुमको कि अगर इक्वल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस है सीरीज में लगे हैं तो सीधा C by N कर देना है। तो 9 के हैं 3 9/3 9/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस V सीरीज में आ पिकोफैरेड गया 3 और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। V Q by C होता है, Q सेम रहता है तो V जो है वो C की अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है। V जो है वो C की अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है, बट यहाँ तो सेम ही है सारे, तो V बराबर डिवाइड होगा 40 40 40। अगले वाले का 9 सर पिकोफैरेड अगले का मिलेगा। भी बिल्कुल। वो सर ये भी पार्ट में लगा रखा है। connected in parallel. सर ये What is the 9 हो total capacitance? 2 plus 3 plus 4 9 Q1 आ जाएगा सर ये 200 300 400 400 Q equal to CV। सर 200 300 400 पिको। भाई पैरेलल में तो सबके अक्रॉस 100 होगा। सेम होगी 100 into 2 100 into 3 100 into 4। हंड्रेड वोल्ट में कनेक्ट कर दिया तीनों, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल 100 होगा। 2 पिकोफैरेड पे भी, 3 पिकोफैरेड पे भी और 4 पिकोफैरेड। तो चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू CV। तो पहले वाले पे चार्ज कितना आएगा? CV 200 पिको कूलम। दूसरे वाले पे चार्ज कितना आएगा? 3 into 100 300 पिको कूलम। तीसरे वाले पे चार्ज कितना आएगा? 4 into 100 400 पिको कूलम। ठीक है, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A by यस D। सर कर डालो फिर सब लोग। हो गया। यस सर। कर लो सब लोग। सर 18 पिकोफैरेड। सर अगर 17.7 आ रहा है तो चलेगा? तुम्हारा वो सर एप्सिलॉन 17.7 ही आ रहा है 8.85। 85 है ना? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 75। हाँ सर। हाँ वही आ रहा है, वही आएगा। मतलब एप्सिलॉन नॉट A by D 8.85 into 10 raised to power minus 12 into A upon 3 mm। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 17.7 into 10 raised to power minus 12 12 यानी 17.7 पिकोफैरेड। फैरेड आ रहा है। और Q इक्वल टू CV लगाना है अगले सर अब पार्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। वो आ जाएगा 17.7 10 minus 10 आपका।
What could happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected? So पहले पार्ट में वो 6 टाइम्स हो जाएगा 17.7 का, और दूसरे वाले में निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आ गए इस वक्त, हम ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सारे काम छोड़ के। देखो सर इसके अंदर जब remain connected। अब देखो क्या होता है कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब डाली जाती है, एक कैपेसिटर है उसका कोई एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस, फिर मैंने उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब डाल दी लाके। अब उस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्लैब अगर तो डाली गई है कैपेसिटर को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, ये कैपेसिटर था हमारा और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड था और मैंने स्लैब लाके इसके अंदर डाल दी और बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट भी करी और बैटरी लगी हुई है और मैंने स्लैब डाल दी। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन की मैंने बैटरी हटा दी, कैपेसिटर निकाला, बैटरी हटा दी, फिर स्लैब डाली, तो दोनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। किस चीज के रिजल्ट बता, समझे? तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन के अंदर की जो स्लैब डाली गई है वो बैटरी हटा के डाली गई है या बैटरी लगे लगे में डाली गई, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो, स्लैब डाल के कैपेसिटी बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है, बिकॉज स्लैब डाल के कैपेसिटेंस हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। स्लैब डाल के कैपेसिटेंस हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और K हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, चाहे तुमने बैटरी हटाई हो चाहे ना हटाई। कैपेसिटेंस का बैटरी से कोई लेना देना, स्लैब डालोगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी ही, समझ गए? अब देखो, जब मैंने बैटरी को हटाया नहीं, जब बैटरी कनेक्टेड है, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो कैपेसिटेंस C डैश नया वाला, नया कैपेसिटेंस, इसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं, नया कैपेसिटेंस इज KC, है ना? न्यू कैपेसिटेंस इज व्हाट? KC, इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब ये क्या केस चल रहा है हमारा? व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी क्या देती है कैपेसिटर को? बैटरी देती है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी लगी हुई है तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, बस यही आता है फर्क, और कहीं नहीं आता। अगर बैटरी लगी हुई है तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस भी होता है, वो नहीं बदलेगा। सो व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और हमने स्लैब डाल दी, तो V डैश क्या होगा? ठीक, समझ गए? और चार्ज क्या होता है? Q डैश C डैश V डैश, Q होता है CV, तो नया चार्ज मतलब क्या? नया कैपेसिटेंस इनटू नया पोटेंशियल, नया चार्ज मतलब नया कैपेसिटेंस इनटू नया पोटेंशियल। नया कैपेसिटेंस क्या है? KC, और नया पोटेंशियल क्या है? वो तो V है। यस सर, समझ। ये तो
क्यू है, तो इट इज व्हाट, के क्यू। है ना, समझ रहे हो पॉइंट? चार्ज बढ़ जाएगा के टाइम्स, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज बढ़ जाएगा के टाइम्स। तुम सोचो, बैटरी मतलब क्या, जो चार्ज दे रही है ना? एक एक नल है ना, एक नल है, उस नल को तुमने खोल दिया पूरा और उसके नीचे छोटी बाल्टी लगा दी। अब तुमने छोटी बाल्टी हटा के बड़ी लगा दी, छोटी बाल्टी हटा दी और बड़ी लगा दी, कैपेसिटी बढ़ गई। तो सोचो, जो पानी का वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो तो वही रहेगा, नल थोड़ी बदल दिया, वो तो वही रहेगा। लेकिन अब वो बाल्टी ज्यादा पानी स्टोर करेगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। समझ रहे हो? हमने बैटरी नहीं बदली ना, बैटरी मतलब नल, कैपेसिटी मतलब बाल्टी और चार्ज मतलब पानी। तो हमने नल तो पूरा उतना ही खोले रखा, हमने नल तो पूरा उतना ही खोले रखा, लेकिन हमने बाल्टी बड़ी लगा दी। अगर हमने बाल्टी बड़ी लगा दी, नल उतना ही खुला हुआ है, तो ऑब्वियसली उस बाल्टी में ज्यादा पानी स्टोर होगा कि नहीं होगा, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E V by D, so it is V dash by D। D थोड़ी बदला हमने, स्लैब डाली है कैपेसिटर की प्लेट पर, थोड़ी बदला है। और V dash क्या है, V Same ही dash रहेगी। होती है, यानी कि दिस इज V by D, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी। न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी, what is the new energy stored by the capacitor? एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, सो एनर्जी इज हाफ सी डैश वी डैश, है ना, न्यू सी इंटू न्यू वी का स्क्वायर, सो एनर्जी यू डैश इज हाफ के सी, हाफ के सी वी स्क्वायर, हाफ के सी वी स्क्वायर। और हाफ सी वी स्क्वायर तो ओरिजिनल एनर्जी थी, तो यू यू डैश इज इक्वल्स टू के यू। एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगी। ये पांचों रिजल्ट्स याद रखने बहुत जरूरी, रट्टा नहीं मारना, इसलिए मैंने लॉजिक बता दिया। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, सी डैश तो केसी होगा, उसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं, वी डैश वी रहेगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी, चार्ज और एनर्जी, ये तीनों के टाइम्स बढ़े, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, नोट कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद स्लैब डालेंगे तो क्या होगा। तो वी जीरो हो जाएगा। Sir,
सर जब व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड हुई तो क्यू तो सेम ही रहेगा. हाँ, स्लैब इज इंसर्टेड आफ्टर disconnecting battery. Slab is inserted after disconnecting battery, which is equivalent to कि हमने नल तो बंद कर दी, बैटरी तो चार्ज दे रही है और बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दी, नल तो बंद कर दिया. अब अगर बड़ी बाल्टी लगा भी दोगे तो क्या होगा? पानी तो तब भी उतना ही रहेगा. समझ रहे हो? जो तुम छोटी बाल्टी में पानी भर चुके हो उतना ही भर चुके हो. अब तुमने बड़ी बाल्टी लगाई, छोटी बाल्टी का पानी बड़ी में ट्रांसफर कर दिया, पानी तो उतना ही रहेगा. और तो ला नहीं सकते क्योंकि नल तो बंद कर दिया. तो बाल्टी बढ़ाने से क्या होगा? समझ रहे हो? तो कैपेसिटी चाहे बढ़ा दी तुमने कैपेसिटी चाहे बढ़ा दी, सी डैश चाहे तुमने केसी कर दिया, कैपेसिटी चाहे बढ़ा दी, लेकिन वी डैश का क्या होगा? देखो कैपेसिटी तुमने बढ़ा दी लेकिन क्यू डैश तो क्यू ही रहेगा. बैटरी ही तो चार्ज सप्लाई कर रही थी, बैटरी तो काट दी तुमने, अब चार्ज कहां से लेगा वो? तो कैपेसिटी बढ़ा के क्या फायदा? चार्ज तो उतना ही रहेगा क्योंकि सोर्स ही काट दिया तुम. तो क्यू डैश इज क्यू. तो यहां से देखो कि वी डैश कितना हो जाएगा? वी होता है क्यू बाय सी, तो वी डैश इज क्यू डैश बाय सी डैश, एंड क्यू डैश इज व्हाट? क्यू डैश इज क्यू एंड सी डैश इज के सी. क्यू डैश इज क्यू, so q by c is original v, which gives v dash is v by K. तो पोटेंशियल को k टाइम्स कम होना पड़ेगा. पोटेंशियल will decrease by a factor k. Fourth, electric field E dash is V dash by D and V dash is V by K. अब एनर्जी 1 by k टाइम्स हो जाएगी. है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी E by K. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E dash is E by K. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K टाइम्स घट जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है? और U dash is half C dash V dash square. ठीक है? U dash is half C dash V dash square. एक सेकंड बच्चों, ये कौन है? तो एनर्जी सेम रहेगी, सेम नहीं मतलब. U dash is half C dash. C dash is what? kc. Is KC. तो यहाँ पे KC रखा. V dash is what? V by K.
U divided by K. So U dash is half K C into V square by K square. K से K कटा, so U dash is half CV square by K. U dash is half CV square by K यानी U by K. एनर्जी K टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये रिजल्ट्स तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए दोनों केसेस के, कि जब स्लैब इंसर्ट करके बैटरी डिस्कनेक्ट किए बिना स्लैब इंसर्ट करें और बैटरी डिस्कनेक्ट करके स्लैब इंसर्ट करें तो क्या हो। नोट कर लो। हो गया। ये देखो, explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet were inserted between the plates while the voltage supply remains connected। तो बता देना what would happen से इसका क्या मतलब है कि सारे फैक्टर्स बता दो। चार्ज कैसे चेंज होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना उसका 6, अगर तो वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो पहले वाला केस हो गया हमारा, उस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा 6C, वोल्टेज सेम रहेगी, बैटरी नहीं हटाई, चार्ज हो जाएगा 6 टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, एनर्जी भी हो जाएगी 6 टाइम्स, ठीक है ना। और डिस्कनेक्टेड वाला अभी जो कराया हुआ a 12 picofarad capacitor is connected to 60 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Half C. Half C V square. ठीक है, तो 6 into 25 into 10 की पावर -10G 1.5 into 10 raised per -8G। A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It Sir, is half CV square. from the supply and connected to another uncharged कितना कैपेसिटर। How much electrostatic energy is lost in the process? बताया था, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला डिराइव भी कराया था। आप आपने 2.10 मिस कर दिया क्या? C2 2.10 वाला मिस कर दिया क्या? ये 2.10 ही तो था जो इससे पहले कराया था जी। अच्छा, ठीक है, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला डिराइव कराया था जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सीधा रख सकते हो आप वैल्यूज, दोनों 600 है ना? तो लेकिन 600 into 600 V1 माइनस V2, एक को 200 वोल्ट चार्ज किया जबकि दूसरा अनचार्ज है, तो एक का पोटेंशियल 200 हो गया, दूसरे का 0 हो गया। 210 ठीक, इसको सॉल्व कर लेना जो आंसर आएगा।
ठीक है 2 0 2 0 4 600 by 4 is 150 into 2 into 10 power 33 3 और 1 4 3 into 10 की पावर -8 लेकिन बुक है अलग क्या दिया हुआ है 10 देख लो कहीं छोड़ ना दिया हो मैंने सही लग रहा है मेरे को तो 10 की पावर -12 है ओ हाँ सॉरी सर वो 12 था भाई ये होल स्क्वायर था तो ये भी तो 4 हो जाएगा तो सर 6 into 10 फिर तो -6 आना चाहिए -6 यही है ना ठीक है वो ठीक है नेक्स्ट क्लास में एडिशनल वाले के चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुमको स्कूल लेवल पे करने हैं खुद कर लेना उससे पहले ताकि जितने हो सके चलता हूँ